स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Good afternoon, friends. My name is Vishal. I'm a faculty of law at Study IQ. Students, आज की वीडियो के अंदर we'll discuss a very peculiar case. आज हम एक बहुत ही विचित्र या peculiar केस डिस्कस करने वाले हैं और इस केस के अंदर एक वाइफ द्वारा अपने हस्बैंड के ऊपर रेप के चार्जेस लगाए गए। द हस्बैंड वाज अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस ऑफ कमिटिंग रेप बाय द वाइफ। तो इस केस के अंदर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू, खासकर रेप से संबंधित, तो रेप के अपराध या रेप के ऑफेंस से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू जो हैं वो कोर्ट के सामने आए। कोर्ट ने उन पहलुओं पर अपना ओपिनियन व्यक्त किया एंड एट लास्ट द कोर्ट गेव अ वेरी गुड जजमेंट। तो स्टूडेंट्स, इस केस के अंदर जनरली या बेसिकली द एलिगेशन ऑफ द वाइफ वाज दैट husband has entered into sexual intercourse with her on the grounds of false promise of marriage। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो धर्मपत्नी का कहना था कि हस्बैंड, उनके पति द्वारा उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए इस आधार पर, शादी के झूठे झांसे के आधार पर। अब इस केस के अंदर इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, पेक्यूलियरिटीज हैं जो हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑफेंस ऑफ रेप, कि जो रेप का अपराध है या बलात्कार का अपराध है उसका स्कोप क्या है, और खासकर मैरिटल रिलेशनशिप के अंदर, कि अगर एक वैवाहिक जोड़े के बीच में इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होती है तो लॉ की नजर में इस पर्टिकुलर या इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के अंदर लॉ की नजर में कोई अपराध घटित हुआ या नहीं हुआ। चलो विल स्टार्ट। देखिए, इस केस का टाइटल है पुष्कर वैगनकर वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा। अब इस केस के जो बेसिक फैक्ट्स हैं, इस केस के बेसिक फैक्ट्स जो हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। इस केस के अंदर बेसिकली क्या हुआ, वाइफ द्वारा हस्बैंड के ऊपर रेप के चार्जेस लगाए गए अंडर सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी एंड साथ में 420 ऑफ आईपीसी चीटिंग। तो इस केस के अंदर वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर चार्जेस लगाए और अंडर 376 ऑफ आईपीसी, मतलब बलात्कार के चार्जेस। वाइफ का कहना था कि हस्बैंड ने उनके संग शारीरिक संबंध स्थापित किए। द हस्बैंड एंटर इनटू फिजिकल रिलेशनशिप ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मैरिज अकॉर्डिंग टू रिलीजियस कस्टम। वाइफ का कहना था कि हस्बैंड ने मेरे साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए इस आधार पर कि हस्बैंड ने मुझे कहा कि आने वाले समय के अंदर हम पूरी पद्धति की, धार्मिक पद्धति के साथ, कस्टम के साथ विवाह जो है वो संपन्न करेंगे। लेकिन देखने की बात ये थी कि इस केस के अंदर हस्बैंड एंड वाइफ, देखिए इस केस की जो परिस्थिति वो ये थी कि दो लोगों के बीच में विवाह हुआ, लेकिन वो विवाह जो था वो मैरिज या यूं कहो कि धर्म अनुसार नहीं हुआ, या अगर हम कहें कि जो हमारी धार्मिक रीति रिवाज अनुसार नहीं हुआ, वो विवाह हुआ लॉ के अकॉर्डिंग। जैसे द मैरिज वाज एंटर इनटू थ्रू स्पेशल मैरिज एक्ट। तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू एक विवाह हो गया, विवाह हुआ और उस विवाह को रजिस्टर भी कर लिया गया। तो ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देता हूं ए और बी का। तो दो पार्टीज हैं ए और, अब ए और बी के बीच में ये बातचीत होती है कि वो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। ठीक है, उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली और उसके पश्चात उन्होंने उस मैरिज को रजिस्टर भी करवा लिया अंडर द लॉ। उसके पश्चात हस्बैंड ने वाइफ को बोला, अब चूंकि उनकी कोर्ट मैरिज हो चुकी थी अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, तो वो लॉ के अकॉर्डिंग मैरिटल रिलेशनशिप में आ चुके थे, वैवाहिक संबंध में आ चुके थे। अब इसके पश्चात हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ बातचीत हुई और हस्बैंड ने वाइफ को बोला कि कुछ समय के अंदर, कुछ दिनों के अंदर हम धार्मिक पद्धति के अनुसार भी शादी कर लेंगे। तो जो धार्मिक पद्धति होती है धर्म के अनुसार, हम उसके अनुसार भी शादी कर लेंगे। हम बकायदा शादी करेंगे, फेरे लेंगे सप्तपदी, और उसके पश्चात जो हम दोबारा शादी करेंगे। और इसके पश्चात अभी धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार शादी हुई नहीं थी, इससे पहले ही इन दोनों ए और बी के बीच में, मतलब जो कानून की नजर में अब हस्बैंड और वाइफ बन चुके थे, इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप स्थापित हो गए। अब फिजिकल रिलेशनशिप स्थापित हुए, लेकिन हस्बैंड को कुछ समय के बाद पता लगा कि
उसकी वाइफ या हस्बैंड ने ये आरोप लगाया कि उसकी वाइफ का किसी और के साथ लव रिलेशनशिप है। तो हस्बैंड ने इस आधार पर कोर्ट के सामने एक डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर दी, डाइवोर्स पिटीशन को फाइल किया। इसके विपरीत वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लगाए, एक एफआईआर फाइल की, जिसके अंदर वाइफ ने यह आरोप लगाया कि द हस्बैंड हैज एंटर्ड इनटू फिजिकल रिलेशनशिप विद हर। ठीक है, वो कहती है कि हस्बैंड ने मुझे वादा किया था कि हम धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार विवाह करेंगे। उस वादे, उस प्रॉमिस के बिहाफ पर मैंने अपना कंसेंट दिया दैट वी शैल एंटर इनटू फिजिकल रिलेशनशिप, और हस्बैंड ने अपना वो वादा नहीं निभाया। इसी कारण जो मेरा कंसेंट लिया गया था, या हस्बैंड द्वारा जो मेरी अनुमति या कंसेंट ली गई थी फॉर द पर्पस ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप, वो कंसेंट जो है वो वैलिड ही नहीं है, और विदाउट कंसेंट फिजिकल रिलेशनशिप जो है वो रेप ही माना जाता लॉ के अंडर। तो वाइफ का ये कहना था, हालांकि वाइफ ने इस बात को इग्नोर कर दिया कि जब उनके बीच में शारीरिक संबंध बने तो लॉ के अकॉर्डिंग वो पहले ही पति पत्नी थे, चाहे उनका विवाह धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार नहीं हुआ था, दो दे वर नॉट लीगली मैरिड अकॉर्डिंग टू द राइट्स एंड कस्टम ऑफ देयर रिलीजन, बट लॉ के अकॉर्डिंग तो फिर भी वो हस्बैंड एंड वाइफ थे ही, बिकॉज उन्होंने अपनी मैरिज जो है वो एक स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर के अनुसार की थी, और उस मैरिज को रजिस्टर भी किया था, और वाइफ को ये बात पता थी कि उनकी मैरिज जो है वो रजिस्टर हो चुकी है। तो टेक्निकली दे वर हस्बैंड एंड वाइफ, और बीइंग हस्बैंड एंड वाइफ दे एंटर्ड इनटू मैरिटल रिलेशनशिप। अब हमारे लॉ के अंदर, आईपीसी के अंदर, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिटल रेप, क्योंकि जब ये घटना घटित हुई थी तब आईपीसी फोर्स में था, तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिटल रेप। तो मैरिटल रेप का, वैवाहिक बलात्कार का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो कोर्ट के सामने प्रश्न ये आया कि क्या इस परिस्थिति में वाइफ का आरोप कि हस्बैंड ने उसको झांसा दिया, या हस्बैंड ने उनको बोला कि हम कुछ समय पश्चात धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार विवाह करेंगे, और उस आधार पर वाइफ ने अपनी कंसेंट दी टू एंटर इनटू फिजिकल रिलेशनशिप, तो क्या ये कंसेंट जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड है? अगर ये कंसेंट वैलिड नहीं है तो क्या रेप का ऑफेंस हस्बैंड के खिलाफ एस्टैब्लिश हो रहा है? अब प्रश्न ये आया कि जब वाइफ ने चार्जेस लगाए हस्बैंड के खिलाफ और हस्बैंड के खिलाफ एफआईआर फाइल हुई, तो हस्बैंड ने फिर हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन लगाई, स्पेशल रिट पिटीशन लगाई, और 482 कोर्ट के सामने 482 सॉरी कोर्ट के सामने यह याचना की कि वो कृपया सीआरपीसी सेक्शन 482 के अकॉर्डिंग इस एफआईआर को क्वैश कर दें, क्योंकि हस्बैंड ने कहा कि इस केस के अंदर मेरे ऊपर बलात्कार का अपराध जो है वो किसी भी तरह सिद्ध नहीं हो सकेगा, क्योंकि जब हमने व्हेन वी एंटर्ड इनटू फिजिकल रिलेशनशिप वी वर ऑलरेडी लीगली मैरिड हस्बैंड एंड वाइफ। तो वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर चार्जेस लगाए रेप के। हस्बैंड ने एफआईआर क्वैश करवाने के लिए हाई कोर्ट के सामने, बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने एक पिटीशन लगाई अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। देखिए, अब मैंने आपको फैक्ट्स इस केस के बता दिए हैं। देखिए फैक्ट्स, केस का टाइटल है, या रिट पिटीशन का टाइटल था पुष्कर वेगांकर वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा। द पिटिशनर filed a writ petition before the High Court for quashing of FIR under section 376 and 420 of the IPC. Petitioner मतलब husband. An FIR was filed against the petitioner by his wife alleging the commission of offense of rape. जो मैंने आपको बताया कि हस्बैंड के खिलाफ वाइफ ने एक FIR फाइल की थी किस अपराध को एलिज करते हुए, किस अपराध को व्यक्त करते हुए, रेप के अपराध को। The petitioner in the writ petition was married to the complainant wife. फैक्ट सिचुएशन ये थी कि petitioner और जो कंप्लेंट है मतलब हस्बैंड और वाइफ के बीच में ऑलरेडी एक लीगल मैरिज या मैरिटल रिलेशनशिप स्थापित हो चुके थे, एंड देयर मैरिज वाज लीगली रजिस्टर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ। द वाइफ alleged, वाइफ का कहना था that the petitioner entered into sexual relationship with her on the promise of marrying her according to the religious custom. वाइफ ने आरोप क्या लगाया कि वाइफ ने आरोप लगाया चाहे उनके बीच में एक कोर्ट मैरिज हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हस्बैंड ने वाइफ को आश्वासन दिया था कि हम कुछ समय के अंदर वी विल एंटर इनटू रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस कस्टम, कि हम धार्मिक रीति रिवाज के साथ के अनुसार विवाह करेंगे। इश्यूज, अब कोर्ट के सामने इशू क्या था? द इशू बिफोर द कोर्ट इन द प्रेजेंट केस वाज whether the husband petitioner is guilty of offense of rape on the grounds that he promised to marry the complainant wife according to the religious customs, and thereafter sexual relations were formed between the petitioner and his wife.
though their marriage was registered according to the law and both of them knew the fact of registration. कोर्ट के सामने यह प्रश्न आया कि इस केस के अंदर हस्बैंड और वाइफ या दोनों पार्टीज के बीच में जब संबंध स्थापित हुए, शारीरिक संबंध स्थापित हुए, तो उस वक्त वो लीगली वैलिड मैरिज का हिस्सा थे। उस वक्त जो है उनकी जो वैवाहिक संबंध थे वो कानून के अनुसार उचित थे, मान्य थे। तो क्या जब हस्बैंड ने वाइफ को यह प्रॉमिस किया, यह वचन दिया कि वह भविष्य के अंदर धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार उनसे विवाह करेंगे और उसके पश्चात उन दोनों के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में शारीरिक संबंध स्थापित हुए, तो क्या उन शारीरिक संबंधों को इस आधार पर रेप कैटेगराइज किया जा सकता है कि हस्बैंड ने वाइफ के संग शारीरिक संबंध किए, किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज अकॉर्डिंग टू रिलीजियस कस्टम। क्या इस आधार पर हस्बैंड को रेप केस के अंदर कन्विक्ट किया जा सकता है, या हस्बैंड के खिलाफ कोई केस बनता भी है इस आधार पर कि हस्बैंड ने वाइफ को वचन दिया था कि वह भविष्य के अंदर रीति रिवाज के अनुसार विवाह करेंगे और उनके बीच में वैवाहिक संबंध या शारीरिक संबंध स्थापित हो गए। ठीक है, हालांकि उस समय वो लॉ के अकॉर्डिंग फिर भी हस्बैंड एंड वाइफ थे ही, और ये फैक्ट या तथ्य दोनों को पता था कि उन दोनों की कोर्ट मैरिज हो चुकी है और कोर्ट मैरिज रजिस्टर भी हो चुकी थी। देखिए, अब अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ क्या कहता है? अगर हम आईपीसी सेक्शन 375 की बात करें तो इट सेज द रेप, अ मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ ही एंगेजेस इन एनी एक्ट मेंशन्ड अंडर क्लॉज A to G ऑफ द सेक्शन 375। रेप की जो परिभाषा, रेप की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 375 के अंदर दी गई है, आईपीसी के सेक्शन 375 के अंदर। उसके अंदर अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी पुरुष 4 प्रकार के कार्य करता है, चारों में से किसी प्रकार का कार्य करता है, ठीक है, वो 4 कार्य क्लॉज A to D ऑफ सेक्शन 375 के अंदर बाकायदा मेंशन्ड है। ठीक है, वो चारों कार्य कहीं ना कहीं सेक्सुअल एक्ट से ही जुड़े हुए हैं, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एक्ट से जुड़े हुए हैं। और वो 4 कार्य कि कोई पुरुष महिला के साथ उन चारों में से कोई भी कार्य करता है, वो चारों कार्य पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट या पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एक्ट का ही हिस्सा है। और वो कार्य करता है अगेंस्ट द विल ऑफ द वुमेन, उसकी इच्छा के अनुसार या उसकी कंसेंट के अनुसार, कि उसकी इच्छा के बगैर या उसकी कंसेंट के बगैर, या तीसरा उसकी कंसेंट लेकर, लेकिन जब उसकी कंसेंट ली गई है उसको या किसी और व्यक्ति जो उससे संबंधित है उनको किसी प्रकार के खतरे में डालकर, ठीक है, महिला को डरा दिया कि उसको या उसके किसी परिजन को मार दिया जाएगा या चोटिल कर दिया जाएगा अगर वो शारीरिक संबंध के लिए अपनी सहमति नहीं देती। ठीक है, तो क्या माना जाएगा कि ये कंसेंट वैलिड है? तो कोर्ट जो लॉ कहता है कंसेंट वैलिड नहीं है। चौथा, उसकी कंसेंट ली गई, महिला की सहमति ली गई, लेकिन व्यक्ति को यह पता है कि महिला की सहमति इस आधार पर ली गई है कि महिला को यह लग रहा है कि जिस व्यक्ति के साथ वो शारीरिक संबंध बनाने की सहमति दे रही है, महिला को इस बात का आभास है कि वो व्यक्ति उसका पति है, लेकिन असल में वो व्यक्ति जानता है कि वो उसका पति नहीं है। मतलब इम्पर्सोनेशन, कि महिला जो है वो किसी व्यक्ति के संग she is about to enter into sexual relationship and she thinks, according to her she thinks कि this person is her husband। उसको लगता है कि ये व्यक्ति जिसके संग वो शारीरिक संबंध स्थापित करने वाली है वो उसका पति है, लेकिन वो व्यक्ति जानता है और ये बात सच भी है कि वो उसका पति नहीं है। तो इस प्रकार की सहमति, इस प्रकार की कंसेंट जो है वो वैलिड कंसेंट नहीं है। मतलब अगर महिला के संग पुरुष पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एक्ट करता है और बिना उसकी सहमति, बिना उसकी कंसेंट के, तो रेप का अपराध जो है वो माना जाता है। दूसरा, अगर हम कंसेंट की बात करें तो सेक्शन 90 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 90 ऑफ आईपीसी जो है वो किस बारे में बात करता है कि सहमति जो है वो किस बारे में बात, या सहमति जो है उसको किस सहमति को या किन परिस्थितियों के अंदर दी गई कंसेंट को वैलिड कंसेंट माना जाता है। ये देखिए, कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन, अ कंसेंट इज नॉट सच अ कंसेंट as is intended by any section of this code if the consent is given by a person under the fear of injury or under misconception of fact, and if he, the person doing the act, knows or has reason to believe that the consent was given in consequence of such fear or misconception। सीधी सी बात है, आज सेक्शन 90 ये कहता है कि आईपीसी के अंदर जहां पर भी कंसेंट की बात आई है, जहां पर भी कंसेंट सहमति की बात आई है, तो उस कंसेंट का मतलब
या उस कंसेंट के अंदर ऐसी सहमति नहीं आती जो दी गई है किसी प्रकार के भय में, विच इज गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। तो अगर कोई महिला ए को एक व्यक्ति डराता है कि मैं तुझे गोली मार दूंगा, नहीं तो मेरे साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर, अब महिला डरती हुई शारीरिक संबंध स्थापित कर लेती है, तो वो कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी अंडर सेक्शन 90, बिकॉज वो सहमति जो है वो फ्री कंसेंट नहीं है, उसने अपनी इच्छा से अपनी स्वेच्छा से नहीं दी है, उसको बाध्य किया गया, फोर्स किया गया, डराया गया। अब डर जीवन के खो जाने या मृत्यु के भय से तो व्यक्ति जो है वो अमूमन कंसेंट दे देता है, चाहे वो उस कार्य के लिए भी कंसेंट दे देता है, चाहे वो कार्य उसके लिए हानिकारक हो। तो अगर किसी महिला की कंसेंट या तो फियर से ली गई है, उसको डरा धमका कर, या फिर मिसकंसेप्शन मतलब उसको किसी प्रकार के झांसे में रखकर ली गई है, तो वो कंसेंट मानी ही नहीं जाती। अब इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति एक महिला से फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज करता है, दैट मींस इफ अ पर्सन फॉर एग्जांपल ए, अगर व्यक्ति ए जो है ही वांट टू एंटर इनटू अ रिलेशनशिप विद अ वुमन, ठीक है, और उसके कंसेंट उसके सहमति लेने के लिए वो उसको प्रॉमिस करता है कि हम भविष्य में शादी करेंगे, हम मेरा पूर्ण विचार है कि आई वांट टू एंटर इनटू अ सेक्सुअल रिलेशन, आई वांट टू एंटर इनटू अ मैरिटल रिलेशनशिप विद, अब उस प्रॉमिस के आधार पर महिला अपनी कंसेंट दे देती है, ठीक है, तो वो कंसेंट, लेकिन उस पुरुष का शुरू से ही कोई विचार नहीं था शादी करने का, उसने झूठ बोला, ही मेड अ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज जस्ट टू ऑब्टेन द कंसेंट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप। उस व्यक्ति ने झूठ बोला कि वो उस महिला से शादी करना चाहता है, उस व्यक्ति के झूठ बोलने का तात्पर्य उद्देश्य यही था कि महिला जो है वो कंसेंट दे दे, तो इस प्रकार की कंसेंट वैलिड नहीं मानी जाती। दिस इज नॉट अ वैलिड कंसेंट बिकॉज इट इज गिवन अंडर मिसकंसेप्शन। महिला जो है वो ये अपने मन में, उस अपने मन के अंदर इस बात को सोचकर सहमति दे रही है कि भविष्य में व्यक्ति मेरे से शादी कर लेगा, लेकिन व्यक्ति वो झूठ बोल रहा है इस उद्देश्य से कि महिला उसके संग शारीरिक संबंध स्थापित कर ले, उसके शुरू से ही विवाह करने की कोई मंशा है ही नहीं। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग व्हेन ही मेक्स द प्रॉमिस, इट डज नॉट हैव एनी रियल इंटेंशन टू मैरी द वुमन, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि द पार्टनर्स आर इनटू सेक्सुअल रिलेशनशिप, कि जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में शारीरिक संबंध बन रहे हैं और दोनों की ही मंशा है विवाह करने की, खासकर जो पुरुष है उसकी तो मंशा है ही विवाह करने की, लेकिन भविष्य, और वो अपनी मंशा को, अपनी इंटेंशन को जारी भी करता है महिला के साथ, और महिला उस आधार पर उसको कंसेंट सहमति दे देती है फॉर द सेक्सुअल रिलेशनशिप। लेकिन भविष्य में ऐसी परिस्थिति आती हैं, देयर हैपन some situation in the future where the man could not marry the woman। अब दो व्यक्ति जो सहमति, जो आपस में प्रेम संबंध में है, and the boy ask a woman to enter into sexual relationship and he promises कि हम भविष्य में शादी कर लेंगे। अब दोनों की ही इच्छा है शादी करने की, लेकिन भविष्य में ऐसी कुछ परिस्थिति आ गई जो दोनों की कंट्रोल से बाहर है। फॉर एग्जाम्पल घर वाले ही नहीं माने, ठीक है, because of their caste or religion or something else, the families did not agree to the marriage, या कुछ ऐसी खास परिस्थिति बन गई जिसके अंदर विवाह करना पॉसिबल ही नहीं था। अब इस परिस्थिति के अंदर जिस समय महिला की सहमति ली गई, उस समय पुरुष का पूरी इंटेंशन थी टू एंटर इनटू मैरिज, मैरिटल रिलेशनशिप, और टू हैव मैरिज विद द वुमन, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदल गई एंड दे कुड नॉट एंटर इनटू मैरिज। तो यहां पर ऑफेंस जो है वो रेप का नहीं है, क्योंकि पुरुष ने झूठ या झांसा नहीं दिया महिला को, उसकी इच्छा थी और उस इच्छा के आधार पर दे एंटर्ड इनटू रिलेशनशिप, तो ये रिलेशनशिप, ये शारीरिक संबंध जो है वो कंसेंशुअल माने जाएंगे। लेकिन जब उसकी शुरू से ही इच्छा नहीं थी, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही डज नॉट हैव द इंटेंशन ऑफ मैरिंग द वुमन, वो सिर्फ झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि महिला अपनी सहमति दे, और महिला सहमति दे देती है, और सहमति के आधार पर ही एंटर्स इनटू रिलेशनशिप। तो यह एक्ट जो है माना जाएगा कि महिला की सहमति ली गई है मिसकंसेप्शन से, और मिसकंसेप्शन से दी हुई कंसेंट वैलिड कंसेंट होती ही नहीं है। एंड इफ दैट कंसेंट इज नॉट वैलिड, और इफ देयर इज नो कंसेंट, सो अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विदाउट कंसेंट बिकम्स अ ऑफेंस ऑफ रेप। अगर आपको लॉ, आई थिंक आपको लॉ जो है वो डिटेल में समझ आ गया होगा। देखिए अब इस केस के अंदर कोर्ट का फैसला क्या आया। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, कोर्ट ने कहा कि जब पार्टीज के बीच में अगर मैं महिला को ए का नाम दूं और हस्बैंड को बी का नाम दूं,
तो जब ए और बी के बीच में शारीरिक संबंध स्थापित हुए, चाहे बी ने ए को बोला था, हस्बैंड ने वाइफ को बोला था कि भविष्य के अंदर हम शादी करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस राइट्स, अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स ऑफ द रिलीजन, लेकिन फिर भी उस समय उन दोनों के बीच में शादी हो चुकी थी, चाहे वो धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार नहीं हुई थी, लेकिन वो हुई थी लॉ के अकॉर्डिंग, अंडर द हिंदू मैरिज, अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट। तो जब उनके बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हो चुके थे, दोनों इस बात को भली भांति जानते थे, बोथ ऑफ देम न्यू दे वर लीगली मैरिड हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों जानते थे कि दे वर हस्बैंड एंड वाइफ। इसके साथ में द वीमेन ऑल्सो न्यू दैट देयर मैरिज इज ऑल्सो रजिस्टर्ड। तो कहीं भी ये प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि द हस्बैंड हैज टेकन द कंसेंट ऑफ वुमेन फॉर सेक्सुअल एक्ट और फॉर फिजिकल रिलेशनशिप बाय मिसकंसेप्शन। तो ये प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ की जो कंसेंट ली सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए, वो ली कोई झांसा देकर, भविष्य के अंदर शादी का झूठा झांसा देकर, क्योंकि उस समय वो ऑलरेडी हस्बैंड एंड वाइफ थे, दे वर हस्बैंड एंड वाइफ ऑलरेडी। तो जो वो हस्बैंड वाइफ ऑलरेडी ही थे, तो हस्बैंड किस प्रकार से झूठा झांसा दे सकता है कि मैं भविष्य में तुझसे धर्म के रीति रिवाज के अनुसार शादी करूंगा। अगर उनकी धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार शादी नहीं भी होती, या हस्बैंड झूठ बोल रहा होता कि मैं तुझसे धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार शादी करूंगा भविष्य में, चाहे हमारी शादी कानून के अकॉर्डिंग और की है, अगर हस्बैंड झूठ भी बोल रहा था, उस कंडीशन के अंदर भी वो ऑलरेडी हस्बैंड एंड वाइफ थे। और हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में अगर शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं, चाहे हमारे लॉ के अकॉर्डिंग, चाहे महिला की कंसेंट नहीं भी है, तो वो मैरिटल रेप की कैटेगरी में नहीं आते। इंडिया में मैरिटल रेप जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है ही नहीं। आप बात समझ रहे हैं? तो आईपीसी के अंदर मैरिटल रेप रिकॉग्नाइज्ड है ही नहीं। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि दिस रिलेशनशिप बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड और वाइफ के बीच में या कंप्लेनेंट और पिटिशनर के बीच में जो संबंध स्थापित हुए, वो कंसेंट के आधार पर, सहमति के आधार पर स्थापित हुए। हस्बैंड ने वाइफ को कहीं भी डिसीव नहीं किया, धोखा नहीं दिया, ठीक है। और महिला की जो सहमति थी, महिला ने सहमति सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए तब दी और ये जानते हुए दी कि दे आर बोथ हस्बैंड एंड। तो इस कंडीशन के अंदर पुरुष के ऊपर ऑफेंस ऑफ रेप जो है वो लगाना कानून के अनुसार ठीक नहीं है। सो द कोर्ट स्टेटेड कि अंडर दिस केस एन ऑफेंस ऑफ रेप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड अगेंस्ट द husband because when they entered into sexual relationship they were already husband and wife, though the husband promised कि in future will marry again, हम दोबारा शादी करेंगे according to rights and customs of the religion। तो कोर्ट ने इस केस के अंदर ये कहा कि देखो, कोर्ट held that in the present case the complainant and the petitioner were into marital relationship, ये बहुत आवश्यक है, when they entered into sexual intercourse। The complainant wife was well aware of the fact of their marriage and even the fact of registration of their marriage, and thus her consent cannot be said to be invalid consent taken on the false promise of marriage। कोर्ट ने कहा कि इस परिस्थिति के अंदर यह नहीं कहा जा सकता कि जो महिला की सहमति ली गई है सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए, वो ली गई है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज देकर, क्योंकि वो ऑलरेडी ही मैरिड है। तो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज किस प्रकार से हो सकता है? Consent is considered to be invalid if it is taken off the promise of marriage that the accused from the very beginning had no intention to enter। ठीक है, ये वही जो मैंने आपको समझाया है। और अंत में hence the court quashed the FIR against the petitioner। इस केस के अंदर कोर्ट ने पेटिशनर के खिलाफ जो FIR दायर की गई थी उसको क्वैश कर दिया अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC। तो स्टूडेंट्स, इस केस के अंदर हमने ऑफेंस ऑफ रेप या बलात्कार के अपराध से संबंधित लॉ को पढ़ा। हमने देखा किस प्रकार से फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के आधार पर व्यक्ति को ऑफेंस ऑफ रेप के लिए कन्विक्ट किया जा सकता है अगर उसकी शुरू से ही मंशा या उसकी मैरिज प्रॉमिस करते वक्त ही मंशा नहीं है वैवाहिक संबंध स्थापित करने के भविष्य में, लेकिन अगर उसकी उस वक्त मंशा है, बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है ड्यू टू सम अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस ही कुड नॉट एंटर इनटू रिलेशनशिप, उस परिस्थिति के अंदर द मेल कैन नॉट बी हेल्ड टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ रेप। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। ये आज के लिए हमारी वीडियो थी। आई होप इससे आपको ऑफेंस ऑफ रेप और खासकर बलात्कार किन परिस्थितियों में साबित किया जा सकता है या
वैवाहिक संबंधों के बीच में या वैवाहिक संबंधों के चलते फिजिकल रिलेशनशिप की स्थिति में बलात्कार सिद्ध किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में आपको आसानी हुई होगी, एंड द वीडियो वुड हैव बीन very helpful, or the video might have proved helpful to understand the offense of rape. Students, we all know कि optional subjects are is very important for the purpose of securing a good rank. अगर आपको यूपीएससी सीएससी परीक्षा के अंदर एक अच्छा रैंक अर्जित करना है तो उसके लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कमांड बहुत आवश्यक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर किए बगैर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी एस्पिरेंट यूपीएससी एग्जामिनेशन को उत्तीर्ण कर ही नहीं सकता, उस परीक्षा को पास कर ही नहीं सकता। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है, और कई बार स्टूडेंट्स के सामने परेशानी आती है कि ऑप्शनल कौन से सब्जेक्ट को चूज किया जाए। तो मेरे अनुसार आपको दो पैरामीटर्स देखने होते हैं। पहला, अगर आपका उस सब्जेक्ट में बैकग्राउंड है, इफ यू हैव अ बैकग्राउंड इन द सब्जेक्ट, बिकॉज आप सभी एटलीस्ट ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएशन के आखिरी ईयर्स में होगे, तो एक तो आपका बैकग्राउंड है उस सब्जेक्ट के अंदर। दूसरा, इंटरेस्ट, बिकॉज विदाउट इंटरेस्ट, क्योंकि सिलेबस जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए होता है, द सिलेबस इज बिग, तो इसके लिए टू एंटर और टू स्टडी अ सब्जेक्ट इन विच यू डू नॉट हैव इंटरेस्ट, तो उस सब्जेक्ट को समझना, स्टडी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी भी व्यक्ति के लिए मुश्किल होगा अगर उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो दो पैरामीटर्स आप देखिए कि या तो आपका बैकग्राउंड हो या फिर आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, और तीसरा आपको ये देखना होता है कि वो सब्जेक्ट किस प्रकार से स्कोर कर पा रहा है, उस सब्जेक्ट का जो ओवरऑल रैंकिंग है या ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो किस प्रकार की है। ठीक है, तो अगर मैं लॉ के बारे में बात करूं तो पिछले कुछ समय में देखा गया कि लॉ हैज इमर्ज्ड एज अ सक्सेसफुल सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी ऑप्शनल। लॉ के स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट्स ने लॉ को ऑप्ट किया तो उन स्टूडेंट्स ने अच्छे रैंक हासिल किए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रैंक 7 मतलब टॉप 10 रैंक भी अर्जित किए लॉ के थ्रू। तो स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द लॉ बैकग्राउंड, जो लॉ बैकग्राउंड से ही है, तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि इफ दे वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सो दे मस्ट गो फॉर लॉ। इन एट स्टडी आईक्यू वी हैव अ लॉ प्रोग्राम एंड दैट इज ऑफर्ड बाय मी। तो यहाँ पर हमारे जो लॉ प्रोग्राम चलता है वो मैं ही पढ़ाता हूँ। हमारे लॉ प्रोग्राम के अंदर वी टीच ईच एंड एवरी टॉपिक। वी हैव मेजरली 6 सब्जेक्ट्स इन अ सिलेबस। तो उस सब्जेक्ट के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं तो हम हर टॉपिक को डिटेल में कवर करते हैं। उसके साथ साथ वी ट्राई टू कनेक्ट द टॉपिक विद द करंट इवेंट्स। जो लीगल करंट इवेंट्स होते हैं, जिस प्रकार से कोई नया बिल आया या हमारे टॉपिक सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, या वी हैव आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, या वी हैव नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, वी हैव बीएनएस और लॉ ऑफ क्राइम्स, या वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट आती है, कोई भी इंपॉर्टेंट जजमेंट आती है, तो वो हम अवश्य पढ़ते हैं। वी रीड दैट एंड वी ट्राई टू इंटीग्रेट द जजमेंट इन आवर सिलेबस। दूसरा, आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। Answer writing is very important. So in a program, at least on a daily basis, I give question to the student. जब हम एक टॉपिक खत्म करते हैं तो उसके पश्चात मैं स्टूडेंट्स को क्वेश्चन देता हूँ, एंड द स्टूडेंट्स हैव टू राइट डाउन द आंसर्स एंड दे सेंड द क्वेश्चन आंसर्स टू मी। उसके बाद आई इवैल्यूएट द आंसर्स एंड सेंड देम द फीडबैक। So I've seen students improve their answer writing skills with constant practice and right guidance. So students who want to opt for law is an optional. So on 21st of April, we are closing a batch, admissions for the batch of law optional. So you have the time till 21st of the April. So you can take admission for the law optional batch at Study IQ. And apart from answer writing program, we also offer a mentorship program. हम 30 महीने का एक mentorship program देते हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को 30 महीने तक अपने फैकल्टी, रिस्पेक्टिव फैकल्टी को एक्सेस करना, उनको अप्रोच करना और अपने एकेडमिक्स डाउट्स को सुलझाने का अवसर मिलता है। तो जो स्टूडेंट्स कोचिंग खत्म भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारा कोर्स जो है वो तकरीबन 5.5 से 6 महीने तक चलता है, तो 5.5 से 6 महीने के पश्चात भी अगर उनको कोई डाउट्स होते हैं तो दे कैन एक्सेस मी, दे कैन अप्रोच मी एंड दे कैन क्लियर देयर doubts, because we understand that UPSC is a lengthy preparation. It requires consistency, it requires hard work and it requires grit.
तो उसके साथ साथ स्टूडेंट्स को राइट काइंड ऑफ मेंटरशिप भी बहुत आवश्यक है. टू प्रोवाइड देम राइट काइंड ऑफ मेंटरशिप, वी प्रोवाइड देम एक्सेस टू अ 30-month मेंटरशिप. एंड उसके साथ में हम रेगुलर बेसिस पर जूम सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं. तो स्टूडेंट्स अगर उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर भी कुछ और डाउट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल केवल स्टूडेंट का डाउट आता है जो उन्होंने नई नई तैयारी शुरू की होती है कि सर न्यूज़पेपर को किस प्रकार से अप्रोच किया जाए, बहुत टाइम लग रहा है, न्यूज़पेपर हम अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं. सो उस केसेस के अंदर क्या होता है कि मैं जूम सेशन के अंदर वी हेल्प देम इन अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, और जो एग्जामिनेशन से प्रिपरेशन से जुड़े हुए कुछ एस्पेक्ट्स, कुछ पहलू हैं, जैसे न्यूज़पेपर किस प्रकार से पढ़ा जाए, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, उन टॉपिक्स को अपने सिलेबस से इंटीग्रेट कैसे करना है, कनेक्ट कैसे करना है. उसके साथ साथ में टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से होनी चाहिए. जो स्टूडेंट्स वो ऑलरेडी डूइंग देयर कॉलेजेस या कॉलेजेस के अंदर प्रोग्राम्स में एनरोल्ड हैं और साथ में अगर वो प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो टाइम मैनेज किस प्रकार से की जाएगी. तो ये सब चीज़ें वी डिस्कस इन आवर क्लासेस और स्पेशली इन जूम सेशंस, बिकॉज अगर स्टूडेंट्स क्लास में नहीं अटेंड कर पाए तो जूम सेशन के थ्रू वी ट्राई टू हेल्प द स्टूडेंट्स so that they can achieve their dream of becoming a bureaucrat. Thank you for the today's video. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.